दोस्तों, क्या आपने भी क्लास 12th अभी अभी पास की है या फिर आप करने वाले हैं और आपने ये सोचा है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये लेक्चर आपके लिए है। ये लेक्चर मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाला हूं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भाई कि यूपीएससी के ट्रैप को कैसे अवॉइड करें, अपने टाइम की बचत और पैसे की बचत किस तरीके से करें वाइल डूइंग यूपीएससी प्रिपरेशन। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सही गाइडेंस किस तरीके से मिल सकती है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मैं आपको यहां पर फ्री रिसोर्सेज और पेड रिसोर्सेज दोनों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों, न्यूरो साइंस का यूज करेंगे हम थोड़ा सा, और आई विल टेल यू कि न्यूरो साइंस का यूज किस तरीके से यूपीएससी के प्रिपरेशन में किया जा सकता है, आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बेटर कर सकते हो। और दोस्तों, क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा पैसा लगता है क्या, या फिर बहुत कम पैसे लगते हो? एवरेज कितना आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल बैकअप चाहिए सो दैट आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं और अपनी प्रिपरेशन कर पाएं? देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूपीएससी को क्रैक कर लेते हैं, जो बहुत ही कम बच्चे करते हैं बाय द वे, तो आप ये समझिए कि प्रीलिम्स होता है मई जून में, उसके बाद मेंस होता है सितंबर अक्टूबर में, इंटरव्यू चलते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में, एंड फाइनल रिजल्ट आता है मे बी अप्रैल में। तो पूरी जो साइकिल है ये एक साल की साइकिल है। दिस इज अ 1 ईयर साइकिल फ्रॉम प्रीलिम्स। लेकिन प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको कम से कम एक साल की और प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस पेपर को निकालते हैं तो आपको कम से कम भी नहीं तो 2 ईयर्स की, 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए। यानी कि कम से कम आपके पास 2 साल का फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। आप ये चीज समझ लीजिए। दूसरी चीज, मिनिमम एज 21 है। तो अगर आपने अभी अभी 12th क्लास पास की है तो मे बी आपकी एज 17, 18, 19 हो सकती है। यानी कि आपके पास आराम से 2 से 3 साल हैं बिफोर योर फर्स्ट प्रीलिम्स, जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और हां, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज यह है कि बहुत सारे बच्चों को, इवन मैं अपनी बात करूं तो हमें यूपीएससी का सपना 25 साल, 24 साल की उम्र में आता है आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। लेकिन आप लोगों ने अगर अपनी पाथ को पहले ही क्लास 12th के बाद ही चुन लिया है, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आप जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि देखो, ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है और ये टफेस्ट एग्जाम 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेजेस में होता है। और अगर आप 12th पास करने के बाद एक साल ड्रॉप लेते हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं कॉलेज के और अपनी प्रिपरेशन आप उस समय पर स्टार्ट करते हैं, और जब तक आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देंगे तब तक मैं आपको बता दूं, आप आधे लोगों से आगे होंगे जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में रिसेंटली आए हैं। तो अर्ली स्टार्ट करना हमेशा अच्छा होता है। तो आइए सबसे पहले हम रोड मैप देखते हैं यूपीएससी का स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी जब तक आप बिल्ड कर रहे हैं अपनी, यानी कि 18 से 21 के बीच में आप आ रहे हैं, तब तक आप अपने राइट माइंडसेट को और बेसिक्स को अच्छे से करिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई यही एग्जाम है, तो भाई आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम रहेगी आर्ट्स की, बिकॉज बिग 4 सब्जेक्ट्स यूपीएससी के अंदर होते हैं। दीज बिग 4 सब्जेक्ट्स आर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड दिस इकोनॉमिक्स। तो इन चार में से कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, बिग 4। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बैकअप भी बना रहे, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज लें। वैसे ह्यूमैनिटीज लेके आप लॉ भी कर सकते हैं एंड दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैकअप, बट लॉ के लिए आपको एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है। सो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये परखना है, नॉट थिंकिंग इमोशनली, थिंकिंग रैशनली। अब रैशनली कैसे सोचना है ये समझिए। आप सबसे पहले एआई उठा लें, फ्री वाली, चाहे ग्रॉक उठा लें, चाहे चैट जीपीटी उठा लें, कोई भी एआई को उठा लें। उसके अंदर आप अपनी सिचुएशन लिखिए। सबसे पहले लिखिए उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट कि आई वांट टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, माय एज इज दिस, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल look at the context that I am giving you. First लिखिए what is your financial background,
सेकंड, आप लिखिए कि आपने 12th में क्या किया है, कौन सी स्ट्रीम ली थी, और आप पूछिए चैट जीपीटी से कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। थर्ड, आप उसके अंदर ये डालिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट इन इन सब्जेक्ट्स के अंदर है, मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं पढ़ना। नाउ गाइड मी, हाउ शुड आई गो अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब यहां से जो आपको आंसर मिलेगा ना मेरे भाई, वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो आपकी खुद की सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर करेगा, बिकॉज आपने अपने फाइनेंशियल, एजुकेशनल और आपका अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है पढ़ाई का, वो आपने उसमें डाल दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज डू दैट। तो आपका राइट माइंडसेट यहां से क्रिएट हो जाएगा और आपको राइट स्टेप्स क्या करने हैं वो यहां से मिल जाएंगे कि ग्रेजुएशन किस में करनी चाहिए। पूछिए, ये भी डाल दीजिए प्रॉम्प्ट में कि व्हाट ग्रेजुएशन शुड आई डू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब आपने सही ग्रेजुएशन स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, लेट से आपने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी कुछ भी ले लिया लेट से, या फिर मे बी लेट से आपने साइंस इंजीनियरिंग की तरफ आप जाते हैं और उसकी तरफ जाकर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिर आप कॉमर्स मैनेजमेंट की तरफ भी जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर ओन सिचुएशंस, यूनिक सिचुएशंस। नाउ थर्ड स्टेप आता है प्रिपरेशन अलोंग साइड ग्रेजुएशन। देखिए, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स से यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी भी 2 से 3 साल दूर है, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप क्लास 6 की एनसीईआरटीज उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। सिर्फ ये 2 एनसीईआरटीज पढ़िएगा। इसके साथ साथ आप सिविक्स की या फिर जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं उसकी भी पढ़ सकते हैं, और एट लास्ट आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उठाइए। तो 6th से लेकर 12th क्लास तक की इन 4 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज को आपको घोट के पीना है। अपने आप को सिर्फ 6 to 8 मंथ्स दीजिए टू कवर ऑल दीज एनसीईआरटीज, और इन 8 महीनों में इन सभी एनसीईआरटीज को एटलीस्ट 2-2 बार पढ़िए। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको मैं बता दूं, न्यूरोसाइंस का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए, हमारी जो मेमोरी है वो 2 तरह की होती है। सबसे पहले हम इस मेमोरी को कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके बात कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करके रखता है। तो आप कुछ भी चीज अगर एक बार पढ़ते हैं तो वो थोड़े दिन तक तो आपके कॉन्शियस माइंड में रहती है, 48 आवर्स तक। उसके बाद वही चीज आपके लॉन्ग टर्म यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब दिक्कत यह आती है कि आपके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स अभी तक सही से बने नहीं होते हैं जो इस मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड से खींचकर कॉन्शियस माइंड में लेकर आए। याद रखिएगा, ये न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स नहीं बने होते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स बनाने के लिए आपको किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब आप किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अपने मन में आप ये बैठा लीजिए कि एक बार पढ़ने से किसी भी चीज को कुछ नहीं होगा। मे बी एनसीईआरटी को 5-5, 6-6 बार पढ़ना पड़ जाए अगर समझ ना आ रही हो। तो आप 6 मंथ्स अपने आप को दीजिए और क्लास 6 से लेकर 12th की सभी 4 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज को एटलीस्ट 2 बार पढ़िए। मैं बोलूंगा 6th टू लेके 10th तक की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, उसको 2 बार पढ़िए। इकोनॉमिक्स की और पॉलिटी की एनसीईआरटीज को आप एक बार पढ़ सकते हैं। क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री की अगेन एंड पॉलिटी की अगेन एंड ज्योग्राफी की अगेन जो एनसीईआरटीज एंड इकोनॉमिक्स की भी है जो एनसीईआरटी एक्सेप्ट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको भी आप कम से कम एटलीस्ट 2-2 बार अच्छे से पढ़िए। गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 6 months to complete all these NCERTs at least twice। अभी नोट्स मत बनाइए, ठीक है? नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़िएगा, हर एक लाइन अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। अब जब आप ये एनसीईआरटीज को 6 महीने में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। आप करिए ये कि आप इंटरनेट पर जाइए और वहां पर सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज डाउनलोड करके रख लीजिए और उनका प्रिंट आउट ले लीजिए, और अपनी क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक के आगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज चिपका दें, पॉलिटी की बुक के आगे पॉलिटी के पीवाईक्यूज चिपका दें,
इकोनॉमिक्स की बुक के आगे इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू चिपका दें, हिस्ट्री की बुक के आगे आप वो चिपका दें। हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी पढ़ सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी गुड बुक, क्लास 11th-12th की वेरी वेरी गुड बुक फॉर हिस्ट्री। आई वुड रिकमेंड यू कि आप न्यू एडिशन हिस्ट्री की बुक्स को बिल्कुल ही त्याग दें, उनको ना पढ़ें और तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको पढ़ें। अब क्वेश्चन ये कि सर ये बुक्स लाएं कहां से? भाई इंटरनेट पर आज के टाइम पर टेलीग्राम ग्रुप्स पर हो चाहे गूगल पर हो, ये पीडीएफ फाइल आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी। तो आपने एक महीने के अंदर ये काम कर लिए, सारी बुक्स आपके पास एनसीईआरटीज तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स आ चुकी हैं। इनके आगे आपने ये चीज लगा दी है कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। पीवाईक्यूज आपने लगा दिए। अब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, उसके पीवाईक्यूज एक बार देखें साथ साथ में। देखो पीवाईक्यू जब आप साथ साथ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी टॉपिक को किस डायमेंशन से तैयार करना है और यूपीएससी उस टॉपिक को किस तरीके से पूछती है, तो आपका इंटेंट बेटर होगा पढ़ने का। ठीक है, तो आपने जब 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज को 6 to लेकर 8 मंथ्स के अंदर तैयार कर लिया, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसके बाद 8 मंथ बाद स्टैंडर्ड बुक्स पर आए। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं या फिर माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। मैं हर एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स आपको बताऊंगा। पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, दैट इज लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा सर की बुक पढ़ सकते हैं या फिर नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक जरूर पढ़ें, इट इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर यू टू रीड, तीनों टाइप की हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अच्छा, आपको ये 3 स्टैंडर्ड बुक्स, 4 स्टैंडर्ड बुक्स कवर करने में अगेन 6 मंथ्स का टाइम लगेगा। लक्ष्मीकांत थोड़ी मोटी है, हिस्ट्री की बुक्स बड़ी हैं, तो 6 to 8 मंथ्स आप यहां दें। आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अब कंप्लीट करने वाले होंगे जब ये आपका खत्म होगा। एंड मे बी आप सेकेंड ईयर के अंदर हो, मे बी आप थर्ड सेमेस्टर में हो, जब आपकी एनसीईआरटीज के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर हो जाएंगी। आप पीवाईक्यूज आपने पहले से ही आगे चिपका रखे हैं, ठीक है, अपनी बुक्स के। आप साथ साथ में पीवाईक्यूज देखकर अपनी प्रिपरेशन को करते चल रहे हैं। अच्छा, जब आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के बीच होंगे, मे बी थर्ड सेमेस्टर में हैं आप, ठीक है, और आपने अब एनसीईआरटीज भी प्रिपेयर कर ली और स्टैंडर्ड बुक्स भी प्रिपेयर कर ली, अब आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेट से 1-1.25 साल दूर हैं और आपने सारी एनसीईआरटीज को प्रॉपरली कवर कर लिया। अब आपको ज्वाइन करनी है एक टेस्ट सीरीज। क्या करनी है? ज्वाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। अच्छा, अगर आपको एक पेड तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लें उसी समय पर कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं किसी भी कोर्स में। और जब आप उस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करेंगे अच्छे से, तो उसके अंदर आपकी डेली बेसिस पर 1-2-2.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, लेट्स से अगर आप निर्णय आईएएस को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर शाम के टाइम 6 से 8:30 के बीच आपकी लेक्चर्स जो हैं वो होते हैं। तो यार इस टाइम पर लेक्चर्स कॉलेज टाइम से क्लैश नहीं करते हैं। कॉलेज की क्लासेस मोस्टली मॉर्निंग में भी या फिर आफ्टरनून में लगती हैं, कभी कभी इवनिंग कॉलेज की क्लास 5-6 बजे तक खत्म हो जाती हैं। तो आपके लिए यार काफी बेनिफिट रहेगा इस चीज का कि अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये एक पेड तरीका है प्रिपरेशन करने का। फर्स्ट ईयर में ही आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लें तो फिर क्या होगा कि आप फाउंडेशन बैच के अंदर क्लास करेंगे, वहां पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद बुक को पढ़ेंगे, और जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि बुक को पढ़ना कैसे है, किस इंटेंट से पढ़ना है, बिकॉज फाउंडेशन बैच में उसी इंटेंट से पढ़ाया जाता है जो यूपीएससी पूछता है। तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका टाइम तो सेव होगा ही होगा, और देखो कॉस्ट भी आज के टाइम पर कुछ ज्यादा होती नहीं है। मे बी 30,000 के आसपास आपको एक अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन बैच मिल जाता है। मिलने को तो भाई बहुत सस्ता भी मिलता है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप क्वालिटी को वहां पर जेपरडाइज करें। बेकार क्वालिटी का आप बैच खरीद रहे हैं, उससे अच्छा की यह है कि आप अपने आप से सेल्फ प्रिपरेशन करें। दूसरा अप्रोच यह है कि आप 1 साल एनसीईआरटीज पढ़कर फिर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। दैट वुड बी द सेकंड अप्रोच, बट इट विल टेक मोर टाइम ऑफ योर्स। आपको, क्योंकि आप खुद से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके स्टार्टिंग के 4-5-6 महीने लगभग खराब होंगे मेरे हिसाब से, अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो। एरर होंगे बहुत सारे, आप चीजों को सही रूप से नहीं पढ़ेंगे, जो चीज पढ़नी चाहिए उस पर फोकस नहीं करेंगे या फिर उस पर उतना एम्फेसाइज नहीं करेंगे, और जो चीज नहीं पढ़नी चाहिए, जो चीज नहीं पूछी जाती है, उस पर आप ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर मैं खुद एक 18 साल का बच्चा होता, 19 साल का बच्चा होता और यूपीएससी की सोचता, तो मैं आज के टाइम पर एक अच्छा फाउंडेशन बैच उठाकर ज्वाइन करता।
और उसके साथ साथ एनसीईआरटीज को और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता। देखो हम यहाँ पर 6 महीने एनसीईआरटीज को दे रहे हैं, 8 महीने स्टैंडर्ड बुक्स को दे रहे हैं ना। जब आप फाउंडेशन बैच लेंगे तो उस सब्जेक्ट वाइज चलेगा मामला, और वहां पर आपको एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स का पूरा रस एक ही क्लास के अंदर मिल जाएगा। सो यू माइट नॉट हैव मेनी प्रॉब्लम्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो दिस वुड सेव टाइम, इट माइट एक्सट्रैक्ट सम मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, लेकिन आपका टाइम बहुत सेव होगा, आपके एफर्ट्स बहुत सेव होंगे, आपकी जो मोटिवेशन है, विल पावर है, वो बहुत ज्यादा सेव होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो अब आप फर्स्ट ईयर आपने कर लिया लेट से फाउंडेशन बैच के साथ, सारी किताबें कवर हो गई हैं, फाउंडेशन बैच भी कवर हो गया, आप सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आते हैं। अब इस साल ऑफ ग्रेजुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने ऑप्शनल को चूज करेंगे। आप कहेंगे यार मुझे ये ऑप्शनल के साथ यूपीएससी लिखना है, ठीक है, या फिर लेट्स से कि ये दो ऑप्शनल्स हैं, इनमें से एक चूज करना है। एटलीस्ट आपके दिमाग में दो ऑप्शनल्स होने चाहिए जो आप चूज करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब जो भी ऑप्शनल है यार, उसकी आपको डेफिनेटली कोचिंग लेनी है। मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप ऑप्शनल की जरूर 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 कोचिंग लें, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीज बिकॉज व्हेन आई वाज यूपीएससी एस्पिरेंट, तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में स्टार्टिंग के 2 साल ज्योग्राफी की कोचिंग नहीं ली। दैट वाज अ वेरी ह्यूज मिस्टेक ऑन माय पार्ट। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को उठाकर सेकेंड ईयर से उसकी कोचिंग को ज्वाइन कर लें जब आपका फाउंडेशन बैच खत्म हो जाए, ठीक है। सो एटलीस्ट 8 to 9 months आप जो लास्ट 1 साल में आपने जीएस का पार्ट पढ़ा है उसको 3 घंटे डेली के आप देने की कोशिश करें। सिर्फ रिवीजन 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 करें। कुछ बुक्स में आपको लगो लेट से कि आपको भाई ये चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ डाउट है, तो आप सिर्फ उस चीज को वापस से पढ़ें। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ उस चीज को ही वापस से रिवीजन में पढ़ना है और पूरी किताबें आपको नहीं पढ़नी। लेकिन साथ ही आपको अपना 70% टाइम अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन में देना है। एटलीस्ट गिव 6 to 9 months। अगर हिस्ट्री जैसा ऑप्शन है तो 9 महीने देने पड़ेंगे, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ऑप्शन लो, शायद 4 महीने में ही पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें, और उसके साथ साथ देखिए जब आप एक ऑप्शनल बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एम्फेसिस होता है आंसर राइटिंग के ऊपर, और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ऑप्शनल के लिए तो ऑटोमेटिकली जीएस की भी आंसर राइटिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो सेकंड ईयर का ये प्लान आपका होना चाहिए। अब मैं थर्ड ईयर में अज्यूम ये कर रहा हूं कि आप थर्ड ईयर में जब एंटर करें तो आपका जीएस वाला पार्ट ऑलरेडी कवर्ड हो, उसको थोड़ा ब्रशअप करना होगा बिकॉज 1 साल निकल चुका है, बट ऑप्शनल आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो। अब आपको पता है आप थर्ड ईयर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कुछ ही दूर है। आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आपके पास लेट से 6 महीने बचे हैं। तो 6 महीने पहले यानी कि नवंबर में जब आप पहुंचेंगे मे बी ऑफ योर थर्ड ईयर, तो यार आप सिंपली ये कीजिए कि आप टोटली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी भी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार 2 साल 2.5 साल आपने प्रिपरेशन कर ली तो क्रैश कोर्स इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है अगर आप ऑलरेडी फाउंडेशन कर चुके हैं और ऑप्शन की कोचिंग कर चुके हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप सिंपली पुट क्या कीजिए, आप सिंपली पुट प्रीलिम्स के पेपर और उसके प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करना शुरू कीजिए। कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज उठाइए मार्केट में से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेस्ट सीरीज देते हैं, हम भी देते हैं टेक्स्ट बुक में। कहीं भी जाकर एक टेस्ट सीरीज उठाइए और प्रीलिम्स के पेपर से पहले एटलीस्ट 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पर। मेरे भाई 100 to 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और एनालाइज कीजिए कि आप कहां पर गलत हैं, कहां पर आपकी गलती हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके ओके। सो ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए करनी। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका काम मेरे भाई बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं करना क्या। देखिए फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन करना है, सेकंड ईयर में आपको बेसिकली ऑप्शनल पर फोकस करना है, और थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो चीजों को रिवाइज करते हुए 6 महीने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आपको डेडिकेट करने हैं, ठीक है। अगर बीच में टाइम कहीं मिलता है, 2 महीने 3-4 महीने एक्स्ट्रा है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि एथिक्स आपने प्रिपेयर कर लिया, सोशियोलॉजी प्रिपेयर कर लिया, सोशल इश्यूज प्रिपेयर कर लिया, इंटरनल सिक्योरिटी आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब इन सब चीजों के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टेबल पर यूपीएससी का सिलेबस भी रखें और उसको भी देखते रहें। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ
6 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है, आप देने जाएंगे, आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, आप प्रीलिम्स देंगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा आराम से, फिर मेंस का टाइम आएगा। मेंस के लिए आप एमआरपी प्रोग्राम होता है हमारा, मेंस का प्रोग्राम होता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। आपका मेंस क्लियर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी रैंक ठीक ठाक आ जाएगी, मे बी आप इंप्रूव करने के लिए सेकंड अटेम्प्ट देना चाहें, दैट कुड बी द केस। तो ये आपका रोड मैप होना चाहिए यार, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आफ्टर क्लास 12। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी दोस्तों। अगर यहां कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो डू आस्क मी ओवर इंस्टाग्राम और मे बी टेलीग्राम। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।